बिजनौर में प्लाईवुड फैक्ट्री की जांच के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद कुंवर भारतेंद्र पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि वन विभाग और पुलिस की मौजूदगी में ही माफियाओं ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि अधिकांश अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे, तभी हमला किया गया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, जिस तरह से प्लाईवुड फैक्ट्री में जांच के दौरान ये हमला किया गया है, कौन थे हमलावर, क्या अब तक जांच पहुंची है? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बिजनौर जनपद के बिजनौर सिटी का मामला है। यहाँ पर ये खालिद और तालिब नाम के जो माफिया हैं, ये लकड़ी का काम करते हैं और अन्य कारोबारी भी हैं, जिसके चलते भाजपा पूर्व प्रकरण में एक कई महीने पूर्व रोबिन जो युवा नेता हैं भाजपा के, उनसे विवाद हुआ था। विवाद लगातार थमने का नाम भी नहीं ले रहा है, जिसके चलते इस आए दिन शिकायत हो रही थी खालिद और तालिब की। तो पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी, बुलडोजर की कार्रवाई की थी, जिसके दौरान ये अवैध रूप से प्लाईवुड फैक्ट्री अवैध पाई गई थी। इसको सील की कार्रवाई की गई थी, जिसके पैरवी चलते और जो शिकायत के चलते जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। तो वहीं जो भाजपा नेता हैं, भारतेंदु पूर्व सांसद हैं, वो भी वहां मौके पर पहुंचे थे और कुछ लोग भी थे, समर्थक भी, जिसके चलते खालिद और तालिब ने भी उनकी गाड़ी से उन्हें खींच कर हमले की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर किसी तरीके से दोनों भाई, दोनों माफिया हैं ये, और इसके चलते उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस एक ड्रामा भी किया जा रहा है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच करने में जुटी है। तो दोनों ही पक्ष, खालिद भी भाजपा नेता पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं जो भाजपा नेता है, पूर्व सांसद है, वो भी उन पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस पूरी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल शिवम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर के विशुनपुरा इलाके में घरों में भीषण आग लग गई। आग से कई घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए और घरों में रखा सामान भी जलकर नष्ट हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बिल्लुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर के नाथूपुर स्कूल के पास एक बाइक अचानक आग की चपेट में आ गई। बाइक चलते चलते रुक गई और जैसे ही बाइक सवार शख्स ने प्लग खोलकर जांच की कोशिश की, बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बाइक बुरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मथुरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हेक्टेयर जमीन को मुक्त करा दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश में इस कार्रवाई के दौरान कब्जा हटाया गया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और मामला कोर्ट में भी चल रहा था, जिसके बाद जमीन को राज्य सरकार के नाम दर्ज कराया गया। कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रयास यही होगा कि पूरे एरिया को चिन्हित करते हुए उसको सबको हम लोग अपने कब्जे में लेंगे। यहाँ कुछ निर्माण भी ऐसा है जो पिछले कुछ सालों में बना हुआ है, उन सबको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन सबको नोटिस दिए जाएंगे, उनके संबंध में अलग से लीगल कार्रवाई की जाएगी। एवं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो कि जीर्ण शीर्ण हैं, गिरने योग्य हैं, उनके संबंध में भवन स्वामी जो हैं अभी कागजों में वर्तमान में जो रहे हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं, उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के गैस सिलेंडर को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और गैस एजेंसी पर छापा मार दिया। फिलहाल अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और कुछ अव्यवस्थाएं थीं, कुछ भीड़ ज़्यादा थी, तो वहाँ पर हमने जो गैस एजेंसी के जो संचालन करता है उनको कहा है एक अतिरिक्त स्टाफ भी वहाँ पर 2 स्टाफ की व्यवस्था कराई है और बाकी लोग क्रमबद्ध तरीके से गैस ले सकें उसके लिए पुलिस की व्यवस्था भी कराई गई है। और वहाँ पर जाकर देखा था तो कोई व्यवस्था नहीं मिली और जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ थीं उनके लिए हमने संबंधित को निर्देश दे दिए हैं। वहाँ पर मौके पर सप्लाई इंस्पेक्टर भी रहे थे, हमारे सीओ साहब भी रहे थे, हमारे एसएचओ साहब भी रहे थे।
बस्ती की एक गैस एजेंसी के सामने का अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गैस एजेंसी पर मच्छरदानी लगाकर सोने की तैयारी कर रहा है ताकि सुबह उसे सिलेंडर आसानी से मिल सके। लोग रात 10 बजे से ही एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर अपना नंबर सुरक्षित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं भी इस कठिन स्थिति से जूझ रही हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अयोध्या में प्रसव के दौरान एक प्रसूता और नवजात की मौत का मामला सामने आया। घटना परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल की है, जहां इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एडिशनल सीएमओ आशुतोष श्रीवास्तव ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच में अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिन्हें बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी शामिल है। अधिकारियों ने दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मुझे हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर रात में ऑपरेशन हुआ, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसी की जांच के सिलसिले में हम लोग आए हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यकीनन जो है इनके खिलाफ जो FIR भी होगा। मुजफ्फरनगर स्कूल बस और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया और तितावी थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले एक सूचना मिली है यहाँ पर कि तितावी थाना क्षेत्र में एक बस, स्कूल की बस और एक मोटरसाइकिल में टक्कर। इसमें 2 बच्चे बैठे हुए थे, पति पत्नी बैठे हुए थे। इसमें महिपाल और उनकी पत्नी बैठी हुई थी तथा दोनों बच्चे बैठे हुए थे। जिससे महिपाल की मृत्यु हो गई है। 45 साल उनकी उम्र बताई जाती है। पूनम जो उनकी पत्नी है वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तथा 2 छोटे जो बच्चे थे, लड़की राधिका और उनका लड़का अभी, जो 8 साल और 12 साल के क्रमशः थे, उनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई चिकित्सा के दौरान। हाथरस से खबर है, जहां सवारियों से भरी इको वैन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के वक्त वैन में करीब 6 से 7 बच्चे समेत अन्य सवारियां मौजूद थीं। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं और न ही कोई जनहानि हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। एटा के नगला गडरिया में मुख्य मार्ग पर जल भराव से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी है। सरकारी तालाब पर दबंगों ने कब्जे के कारण पानी की निकासी ठप है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना इसी पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ADM और SDM के आदेश के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इटावा में 26 साल पहले रणवीर सिंह सेंगर परिवार का हत्याकांड की CBI जांच को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद से जुड़े मामले में 3 वकीलों को बड़ी राहत मिली है। जहां लखनऊ की CBI स्पेशल कोर्ट ने सुनील टंडन, सुनील वाजपेयी और धर्मेंद्र मिश्रा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में वकीलों पर अधिकारियों से मारपीट और धमकी देने का आरोप था, जिन्हें कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका। फैसले के बाद इटावा में वकीलों ने खुशी जताई और स्वागत किया, जिसमें 2 साथी हमारे अवनीश चौहान साहब और यादव जी, वीरेंद्र यादव जी इस समय हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्गीय हो गए हैं। और अभी धर्मेंद्र मिश्रा जी, सुनील टंडन जी और सुनील वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। इन 5 लोगों का ट्रायल हुआ। अंततः लोअर कोर्ट से CBI के स्पेशल कोर्ट ने, CBI ने, लखनऊ ने आपको 1 साल की सजा की थी, जिसकी आपने अपील की और निष्पक्ष अपील की सुनवाई होते हुए आप लोगों को ससम्मान बरी किया गया, दोष मुक्त किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिना किसी रुकावट बिजली सप्लाई होगी। इसके लिए एयरपोर्ट में ड्यूल सब स्टेशन व्यवस्था लागू की जाएगी, जो कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन से पहले ही सक्रिय हो जाएगा।
फिलहाल एयरपोर्ट में 6 MVA बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 MVA और 2027 तक 93 MVA तक ले जाने की योजना है। सप्लाई को और मजबूत करने के लिए 220 kV का सब स्टेशन भी सेटअप किया गया है और शेड्यूल्ड लाइन सिस्टम के तहत अगर एक लाइन फेल हो जाए तो दूसरी लाइन से आपूर्ति जारी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर निर्बाध बिजली यानी 24 घंटे राउंड द क्लॉक बिजली सप्लाई हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब बिजली विभाग की तरफ से डुअल सब स्टेशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत डुअल सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं और ये व्यवस्था लागू होने से 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा सकेगी। और अगर डुअल लाइन सिस्टम के तहत कोई एक लाइन किन्हीं कारणों से खराब होती है तो दूसरी लाइन से एयरपोर्ट की सप्लाई की जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम तैनात की जा रही है और उद्देश्य यही है कि जो सप्लाई है वो 24/7 हो। इस वक्त हम एक यार्ड में मौजूद हैं जहां पे इस तरीके के इक्विपमेंट्स रखे हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं और इन्हीं को सेटअप किया जाना। फिलहाल इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। अभी अगर बात करें तो 6 MVA की बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसको आने वाले वक्तों में बढ़ाया जाएगा और 20 MVA से लेकर 2027 में 93 MVA तक किया जाएगा। इसके अलावा 220 kV का एक सबस्टेशन और बनाया गया है। आने वाले वक्त में इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और उद्देश्य यही है कि 24/7 राउंड द क्लॉक जो पावर सप्लाई है वो बिना किसी इंटरप्शन के एयरपोर्ट को सप्लाई की जा सके। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया, जहां रिश्तों की आड़ में रची गई साजिश ने एक प्रॉपर्टी डीलर की जान ले ली। सोनभद्र में प्रॉपर्टी डीलर कुंवर मौर्य की हत्या पैसे के विवाद, पारिवारिक रंजिश और आपसी तनाव के चलते की गई। 3 लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या की और शव कार में ले जाकर मिर्जापुर के सिरसी डैम में फेंक दिया। ड्राइवर की गवाही के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी थाना घोरावल द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो शव था उसकी तलाशी के लिए निकल गए और साथ में ड्राइवर भी था। उसकी निशानदेही पर अगले दिन सुबह हम लोगों ने वो शव बरामद किया। शव बरामद करने के बाद हम लोग लगातार काम करते रहे कि इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। अमरोहा से खबर है, जहां भर भराकर निर्माणाधीन दीवार गिरी है। ईंट से दबकर कई मजदूर हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा नगर कोतवाली के बाईपास मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भर भराकर दीवार गिरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से निर्माणाधीन दीवार भरभरा कर गिरती है और इसमें कुछ मजदूर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक मजदूर जो है इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। निर्माणाधीन ये दीवार जो है अचानक गिर जाती है। कई मजदूर इसमें घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज ये वहाँ जो लगा हुआ था वो आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ी सी दीवार जो निर्माणाधीन थी वो अचानक गिर जाती है। कई मजदूर इसमें दब जाते हैं। लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन को मजबूत करने और नई रफ्तार देने के लिए सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में पहले 981 इलेक्ट्रिक और 169 सीएनजी गाड़ियां काम कर रही हैं। 13 जगहों पर 520 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों को निशाने पर भी लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कचड़े को उठा करके फेंका तो आज उस राजनीतिक कचड़े के कारण और दैनिक उपयोग में आने वाले लोगों के द्वारा
कहीं पे भी कोई कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो उसके निस्तारण के लिए ये डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया था, उसने स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की। अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक के बेटे को श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक शीतल पांडे के बेटे का कल निधन हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज वो गोरखपुर पहुंचे थे जहां शीतल पांडे के बेटे का कल निधन हुआ था और आज श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक और हमला बोला है और पर लिखा कि सपा से सपा बहादुर की घबराहट अब उजागर हो चुकी है। आस्था का सवाल आते ही आपकी चुप्पी और वोट बैंक की मजबूरी दोनों साफ दिखाई दे रही है। काशी और मथुरा केवल मुद्दे नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं और अब ये निर्णायक मोड़ है। देश को पूरा भरोसा है कि जैसे अयोध्या में सत्य की विजय हुई, वैसे ही काशी और मथुरा में भी न्याय सच के पक्ष में खड़ा होगा। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ आस्था, न्याय और राष्ट्र के साथ खड़ा समाज है, तो दूसरी ओर तुष्टीकरण के दलदल में धंसती हुई सपा जो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का अखिलेश पर निशाना सामने आया। प्रयागराज में नकली नोट गैंग में एसपी नेता का कनेक्शन, लाल टोपी वाले हैं नकली नोटों के धुरंधर, उन्होंने कहा। एसपी की चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। ये सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही हैं, ये भी पंकज चौधरी ने कहा। लखनऊ में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ गुंडई थी। 2017 से पहले प्रदेश में हालात खराब हुआ करते थे। उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध किया, बिल फाड़ करके फेंक दिया। अब जब सत्ता में नहीं है तो इनको हाय सत्ता की भूख सता रही है। इनके कुकृत्य सब जानते हैं। ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं। इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक फैमिली की चलाते हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल सैफई का विकास हो, सैफई में मुंबई के कलाकार आवें और बड़ा कार्यक्रम करें, ये उसका आनंद लें। इनको आम जनता की पीड़ा से क्या मतलब है। लखनऊ में बीएसपी ने कल मीटिंग कर चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। केशव मौर्य ने बीएसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी 14 अप्रैल को कार्यक्रम कर रही है, ठीक है, लेकिन 2027 ही नहीं 47 तक बीएसपी, कांग्रेस और एसपी के पास कोई मौका नहीं है। बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। बहन मायावती जी भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम के लिए हमारी शुभकामना, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 2027 नहीं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है
और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है, यही सरकार है और यही सरकार रहेगी। अभी सपा बसपा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी में 7,500 गौशालाओं में भूसा बैंक बनाए जाएंगे, जिसको लेकर यूपी सरकार हर जिले की गौशाला में भूसा बैंक बनाने जा रही है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालन विभाग ने गौशालाओं में लोगों से भूसा दान की अपील की है। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारी 7,500 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 14 लाख गाय संरक्षित हैं। और योगी सरकार ने पहले गायों को 30 रुपया मिलता था प्रतिदिन, अब योगी सरकार ने इसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 रुपया कर दिया है। गाय संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, गौशाला में भूखी ना रहें। तो इस समय उत्तर प्रदेश में पहले हम ने भूसा बैंक जिले पर बनाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करके कहा है कि अब जिले पर नहीं, भूसा बैंक गौशाला स्तर पर ही बनाओ। तो अभी भूसा बैंक हम उत्तर प्रदेश में गौशाला स्तर पर बनाने का काम कर रहे हैं। 18 मंडलों में हमारे अधिकारी जा रहे हैं, वहाँ समीक्षा कर रहे हैं। गाजियाबाद के कस्बा पतला में निषाद पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कश्यप समाज ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि धारा 370 खत्म की, राम मंदिर बनवाया। इसके साथ रहूंगा ही भाई। आज के दिन सबका तो साथ दिया, हाथी साइकिल पंजा का सबका साथ दिया, सबने तो सत्यानाश कर दिया। मेरे मोदी जी कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। आज धारा 370 खत्म कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, निषाद राज किला बनाया, 56 फुट की मूर्ति लगाया। माननीय योगी जी ने पहली बार में पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, आप दिशा निर्देश जारी करो। उन्होंने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने कह दिया कि केवट मल्ला माझी मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय तो करेंगे तो मोदी, देंगे तो मोदी। अब बड़े काम किया है, अपर कास्ट का 5% दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने जाट पंचायत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुलाने और पीएम सीएम पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण हुआ। चाहर ने कहा कि भगवंत मान महाराजा सूरजमल को मानते हैं तो पंजाब में उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। उस मंच पर जो आयोजक थे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि पहले तो भगवंत मान को बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस पर भी आपत्ति है कि भगवंत मान को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म मेरठ क्षेत्र में हुआ, भारत रत्न है, किसानों के मसीहा। आप उनके परिवार से जैन चौधरी को बुला सकते थे, आप और अन्य लोगों को बुला सकते थे। भगवंत मान को बुलाने के पीछे का कारण ही राजनीति थी। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, और राजस्थान से हनुमान बेनीवाल जी भी आए, उन्होंने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति गलत शब्द बोले, भाजपा के प्रति गलत शब्द बोले। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई गलत शब्द बोलेगा और उस समाज से हम आते होंगे और मंच जाट समाज का होगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे जी। भगवंत मान को मैं चुनौती देता हूं कि आप अगर इतना ही आदर महाराजा सूरजमल का करते हैं तो पंजाब के अंदर महाराजा सूरजमल की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा लगाएं। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच में अब 50 से ज्यादा अस्पतालों के नाम सामने आए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार अस्पतालों में रिकॉर्ड्स खंगाल रही हैं और इस नेटवर्क और लखनऊ और दिल्ली कनेक्शंस की जांच भी कर रही हैं। शुरुआती जांच में यह पूरा मामला एक बड़े संगठित नेटवर्क के तौर पर सामने आ रहा है, इसलिए अस्पताल, बिचौलिया और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। कल 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स और मिडिलमैन शामिल थे। जब इन लोगों से पूछताछ हुई थी तो इसमें कुछ अन्य डॉक्टर्स के नाम भी इसमें आए थे, जिनकी की डिटेल हमने प्राप्त करके हमारी टीम लगातार दबिशें दे रही है अलग अलग जनपदों में, अलग अलग जगहों पर। और इसमें कुछ और डॉक्टर्स थे जिनके हम लोगों को कुछ डिटेल्स मिली थी
इसमें जैसा मैंने बताया है कि जो हमारे पास नंबर्स प्राप्त हैं उनमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भी हमारे रडार पर हैं और जो हम लोग इस पर्टिकुलर सिंडिकेट से लिंक है, तो उनके ऊपर भी हम लोग। गोरखपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ का सीएम ने दर्शन और पूजन किए हैं। महंत अवैधनाथ की समाधि पर उन्होंने नमन भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान दर्शन पूजन किए हैं गोरखनाथ भगवान के।